वीज़ा फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं वो ही हम कहते हैं कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारे। एग्जांपल मलेशिया, थाईलैंड, टर्की। इफ़ यू लुक यूएई, लेकिन अब वो भी मसला हो गया कि यूएई वीज़ाज़ नहीं दे रहा हमें, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ ओनली विद फैमिलीज़ वीज़ाज़ देता है। दैन सऊदी अरेबिया। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि सऊदीज़ उम्रे के लिए रियाद हो गया, एंड दैन अलूला, इनकी एक नई जगह है, मदीने से 4 आवर ड्राइव पे है। तो इसके अलावा आई कैन वॉच फॉर श्रीलंका, इंडोनेशिया, बाली भी ये फैमिलीज़ जाती हैं, हनीमून कपल्स जाते हैं हमारे पास से। अब थाईलैंड को अगर आप डिवाइड कर दें तो अगर आप फैमिलीज़ को भेज रहे हैं तो वो फैमिलीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। एंड देन इफ़ यू लुक टर्की है, फॉर एग्जांपल, टर्की प्रॉपर फैमिली डेस्टिनेशन कॉस्ट जाती है होटल्स के अंदर। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर उम्रा ऑन अ बजट, तो वो मैटर करता है एक्चुअली बजट में नहीं। इटली, नेदरलैंड्स, स्पेन, फ्रांस कभी कभी लग जाता है इस्लामाबाद से। तो ये कंट्रीज़ हैं हमारे लिए बड़ी, इनका रेशो बहुत अच्छा है, रेशो हमारा। तो अपलोड एंड शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, योर बैंक स्टेटमेंट्स, योर पर्सनल चीज़ें, योर टैक्स रिटर्न्स, एवरीथिंग। बट यूएस में ऐसी चीज़ें नहीं है। यूएस में यू जस्ट नीड टू फिल द इंफॉर्मेशन कि आप क्यों जा सकते कि यू अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा, यू गो देयर। अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल 1 मंथ का है, अब 1 मंथ से ऊपर वहाँ पे रुक गए और आपने फिर अपना इमिग्रेशन फ़ाइल करी वहाँ पे, असाइलम फ़ाइल करा या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करा, जो भी है, दैट्स इलीगल। दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू डू। लीगली मूव करें, या तो प्रॉपर कनाडा के थ्रू इमिग्रेशन, कनाडा इमिग्रेशन देता है, एवरीवन नोज़ की। एक ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं कि ख्वाब देखना और ख्वाब की ताबीर हासिल करना। तो ऐसे साहब हमारे साथ मौजूद है जो हम ख्वाब देखते हैं उनको वो ताबीर देते हैं। जी हाँ, ट्रैवल एंड टूर्स ऑपरेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ नाथानी जो कि अमीगोज ट्रैवल्स के ओनर हैं। आप अस्सलाम वालेकुम आतिफ, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा आतिफ, पहला मेरा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म होता है वो टॉप 5 डेस्टिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से हैं और उसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो हमें बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का बड़ा बदनसीबी है कि हमारे वीज़ाज़ कहीं से नहीं लगते। तो वीज़ा फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं वो ही हम कहते हैं कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारी। फॉर एग्जांपल मलेशिया, थाईलैंड, टर्की। इफ़ यू लुक यूएई, लेकिन अब वो भी मसला हो गया कि यूएई वीज़ाज़ नहीं दे रहा हमें, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ ओनली विद फैमिलीज़ वीज़ाज़ देता है। दैन सऊदी अरेबिया। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि सऊदीज़ उम्रे के अलावा उम्रा वीज़ा देते हैं हमें, बट उस पे कहते हैं कि यू कैन ट्रैवल ऑल अराउंड सऊदी, तो यू कैन गो टू रियाद। अब सऊदीज़ खुद बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टूरिज़म सेक्टर्स में। तो रियाद हो गया, एंड दैन अलूला, इनकी एक नई जगह है, मदीने से 4 आवर ड्राइव पे है। तो इसके अलावा आई कैन वॉच फॉर श्रीलंका, इंडोनेशिया, बाली, दैन सिंगापुर। तो ये जगहें बहुत टॉप डेस्टिनेशंस में आती है हमारी। इसके अलावा इफ़ यू आर वेल सेटल्ड, परफेक्ट, इफ़ यू आर अर्निंग गुड, इफ़ यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड टैक्सेस फाइल करते हैं अगर आप, फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए शेनिन वीज़ा लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड, मेरी शादी हुई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम वीज़ा ले रहा था, एंड मेरे पास बैक एंड पे आई वाज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं टैक्स पे करता था, एंड अप्लाइड फॉर माई वीज़ा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और मैंने पूरा यूरोप ट्रैवल किया इस वाले। तो फर्स्ट टाइम अप्लाइड फॉर द शेनिन वीज़ा एंड गॉट इट। 17 days आई ट्रैवल्ड अराउंड 4 countries, 6 cities, all on my honeymoon। तो मतलब इफ़ योर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके टैक्स चीज़ें वगैरह परफेक्ट है, तो आई थिंक आप कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में। अच्छा आतिफ, मैं थोड़ा सा इसको रीफ्रेज करूं अपने सवाल को कि टॉप 5 डेस्टिनेशंस जो है वो मेरा ख्याल है फैमिली के लिए अलग होंगे, और अब मैं आपको कहूँ कि यार कोई जो बैचलर्स हैं उनके लिए आप समझते हैं कि वो अलग अलग होंगे, या आई पर्सनली थिंक हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं थाईलैंड सिर्फ बैचलर्स के लिए। आई डिसएग्री। थाईलैंड फैमिलीज़ के लिए भी है, फैमिलीज़ जाती हैं, हनीमून कपल्स जाते हैं हमारे पास से। अब थाईलैंड को अगर आप डिवाइड कर दें तो अगर आप फैमिलीज़ को भेज रहे हैं तो आपने वो जगह अवॉइड करानी है उनको। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सेंडिंग टू फुकेट, तो आपको पता है पतोंग में बांग्ला रोड है जो बहुत जो फैमिलीज़ के लिए सूटेबल नहीं है।
अगर वो रात को वहाँ पे क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो यू टेल देम कि एटलीस्ट रात को वहाँ से ना निकले, अदर देन दैट फुकेट इज़ टोटली फाइन। पताया स्किप करा दें, पताया इज़ ओनली फॉर सिर्फ बैचलर्स के लिए वहाँ पे जाएंगे, दे विल इन्जॉय, तो वो फैमिलीज के लिए सूटेबल नहीं है। एंड देन इफ़ यू लुक, टर्की है फॉर एग्जांपल, टर्की प्रॉपर फैमिली डेस्टिनेशन है, बट टर्की में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे बैचलर्स जाते हैं, और मारिस हो गया, बहुत जगह है ऐसी जो लोग जाते हैं, इन्जॉय करते हैं, दे पार्टी हार्ड। तो yes, technically yes, and then if you sell your product right, if you sell your country right, तो आप फैमिली भी जा सकती है उधर। अच्छा, बाकू, बाकू के बाकू मुताबिक इज क्या ऑल्सो, कहेंगे? बाकू इज ऑल्सो टेक्निकली, बाकू भी फैमिली भी जा सकती है, बैचलर भी जा सकता है, फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी जगह है, ऐसा नहीं है। दे बाकू इज कॉल्ड मिनी यूरोप, अजरबैजान उसको मिनी यूरोप कहते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्टली हमारे लिए वो बहुत है ना वीज़ा फ्रेंडली कंट्री है। अगर आप बोलेंगे आपको अभी रात में बाकू जाना है, इट्स अराउंड 9 PM राइट नाउ, अगर आपके रात को 12 बजे बाकू जाना है तो आई कैन सेंड यू राइट नाउ, 3 घंटे में आपका वीज़ा आ जाएगा। तो इतना फ्रेंडली हमारे साथ है पाकिस्तानीज़ के साथ। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि बाकू में जी यस निज़ामी स्ट्रीट है, रात को पार्टीज़ होती है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट फैमिलीज़ भी चाहती है, इन्जॉय करती है, इट्स नॉट लाइक कि आप जा ही नहीं सकते। तो येस, बाकू इज़ फॉर फैमिलीज एज वेल, फॉर बैचलर्स एज वेल, बोथ कैन एन्जॉय इन देयर ओन वे। यस। अच्छा, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, बजट फ्रेंडली ट्रैवल जो है वो। बजट फ्रेंडली ट्रैवल क्या होता है? ज़रा आप अगर नाज़रीन को बताएं कि यार वो उसको कैसे प्लान करते हैं और वो होता क्या है? सबसे पहले बजट फ्रेंडली, अगर इफ़ यू वांट टू ट्रैवल देन प्लान एटलीस्ट 2 3 4 months बिफोर योर ट्रैवल। आप इफ़ यू वांट टू ट्रैवल नेक्स्ट वीक, तो वो बजट फ्रेंडली नहीं हो सकता, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अब बजट आपका जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर बजट इज़ 2 or 2.5 लाख रुपीज़ फॉर अ ट्रिप, तो आपकी मेजर चंक ऑफ मनी टिकटिंग में चली जाएगी। इफ़ योर टिकट्स आर एक्सपेंसिव, तो तो आपका मेजर चंक बजट का तो टिकट्स पे चला गया, एंड टिकट्स पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बजट फ्रेंडली करना है तो प्लान योर ट्रिप एटलीस्ट 3 4 months बिफोर योर ट्रिप, एंड देन आप अपने ट्रैवल एजेंट पे भरोसा करें, और देन हम आपको करके देंगे बजट फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंटली, उम्रास में बजट्स बहुत मैटर करते हैं। तो योर फिक्स कॉस्ट इज़ योर टिकट्स एंड योर वीज़ास एंड योर ट्रांसपोर्ट, तो वो एक फिक्स कॉस्ट आपकी चली जाएगी। टिकट्स में फ्लक्चुएशंस इतनी नहीं आएगी, 10 20 हज़ार 25 हज़ार। मेन आपकी मेजर कॉस्ट जाती है होटल्स के अंदर। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर उम्रा ऑन अ बजट, तो वो मैटर करता है। एक्चुअली बजट में कहता हूँ, बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है तो उम्रा में परफेक्टली बैठता है वो, क्योंकि उम्रे के अंदर, सऊदी के अंदर, मक्का मदीना के अंदर 5,000 पर नाइट पे भी होटल्स मिलती है, और 5 लाख पर नाइट पे भी होटल्स मिलती है। तो इट्स टोटली, इट्स योर बजट, एंड इस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। अच्छा, आतिफ, एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने सोशल मीडिया देख देख के, और जो हम ये रील्स देख लेते हैं कि लोग यूरोप के अंदर जा रहे हैं, सारा शेंजन वीज़ा जो है उसका प्रोसेस क्या है वो, और कैसे उसको हासिल किया जा सकता है आसानी के साथ, मतलब प्रॉपर तरीके से? कि शेंगन वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, हमने डिफ़िकल्ट बना दिया उसको। बट डिफ़िकल्ट किस तरह बनाए, हम एजेंट्स ने ही डिफ़िकल्ट बना दिए। आपको पता है, जो शेंगन वीज़ास है पाकिस्तानीज़ के, वो बहुत ऐसी कंट्री से लगते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन नेम देम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, स्पेन, फ्रांस कभी कभी लग जाता है इस्लामाबाद से। तो ये कंट्रीज़ हैं हमारे लिए बड़ी, इनका एक्सेप्टेंस रेशो बहुत अच्छा है, रेशो हमारा। तो बट इनके वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का बड़ा मसला है। अगर आपने दिसंबर में जाना है तो आपने अगस्त से ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा। ऑल्सो इसमें बहुत हैक्स है। हैक्स किस तरीके से कि आपको पता है, जर्मनी के लिए आपको अप्लाई करना है वीज़ा, तो रात को 3 बजे डॉट उसके वीज़ा अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगे। ओके। अच्छा, ये सबको पता है, किस किस को नहीं भी पता, लेकिन अब ऐसे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो एवरीथिंग इज़ टेक सेवी, अभी हर बंदा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो एजेंट्स भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने बॉट्स लगा दिए अपने सिस्टम्स में, तो दे चार्ज यू अराउंड, दे स्टार्ट फ्रॉम 15,000 टिल 50,000 विच इज़ फ्री। वीज़ा अपॉइंटमेंट्स लेना फ्री है हर जगह का, मोस्टली हर जगह का। इटली ने पैसे लगा दिए, बट हर जगह का फ्री है। तो दे चार्ज यू, एंड देन वो अपने आपसे पासपोर्ट लेंगे और वो अपने बॉट्स लगा के वो 3 AM पे अपने स्लॉट्स पिक करके आपको देंगे, सेल करेंगे अपॉइंटमेंट्स। सो देयर इज़ नो वे आउट कि आप वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आप विदाउट एजेंट्स
वो पैसे दिए बगैर ले सकते हैं। तो हम भी मजबूरन यही करते हैं कि शायद तो जाने लोगों को, वी ऑल्सो डू इट कि वी फैसिलिटेट दैम, बट एक इंडस्ट्री जो है ना मार्केट एंड वो बहुत ख़राब हो चुकी है। और अगर वही मैंने आपको बताया था, इफ़ योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ करेक्ट, इफ़ यू आर पेइंग टैक्सेस, अगर आपकी सैलरी है तो आपकी पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपने टैक्स फाइल किए हुए हो, अपने प्रॉपर अपने इनकम टैक्स दिखाया हो कि आपने पे करा हुआ है। अगर आपने कहीं से ओवर स्टे नहीं करा है किसी कंट्री में, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी, और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए। फॉर एग्जांपल यूके वीज़ाज़ बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें से। तो ये कि यूके के अंदर ये होता है कि यूके इतना डीप जाके हमारी वीज़ा एप्लीकेशंस पे जाता है कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अपनी वीज़ा अप्लाई करने से पहले उसके अंदर 5-5 लाख के और चेक्स जमा करवा दिए, ताकि एटलीस्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपए हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, ताकि उनको लगे कि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। वो उसी बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर देंगे वीज़ा कि आपने इस दिन 3 चेक डलवाए थे 5 लाख रुपए के, आपने क्यों डलवाए, कहाँ से आए, और ये आपने क्यों शो करा इस तरीके से। तो ये इस माइंडसेट के साथ आपको लग रहा है कि आप यू प्लेइंग विद देम, बट एक्चुअली दे आर प्लेइंग विद यू, और इन द एंड वो आपको इसी बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे आपने पैसे क्यों जमा कराए। इसी तरीके से शनि वीज़ा में भी यही है कि फिर डॉक्यूमेंटेशन इज़ करेक्ट, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। अगर आपने प्रॉपर आप अप्लाई करें जर्मनी से, तो यू एंटर थ्रू जर्मनी, आपने एटलीस्ट 5-6-7 डेज मेजर चंक आपका जो है वो जर्मनी की किसी सिटीज़ में, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, कहीं भी आपने ट्रैवल दिखाना आइटनरी, देन यू मूव टू अनदर कंट्री, और आपने प्रॉपर आइटनरी बनानी है अपनी कि यू ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू दिल, और आपने ये होटल सेलेक्ट की हुई है, अपनी प्रॉपर होटल्स की बुकिंग दिखाएं अपनी, इवन दो वो डमी हो प्रॉपर। उनको ये नहीं देखना कि आपने एक्चुअल बुकिंग कराई हुई है। कोई भी वीज़ा लगाने से पहले बहुत ही मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगा जो बुकिंग्स करा के बैठा होगा कि मेरा वीज़ा नहीं लगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा वीज़ा लग भी जाएगा, मैं चले भी जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी अगर स्मार्ट इंसान होता है वो बुकिंग्स एक्चुअल में बुक नहीं करता, वो डमी बुकिंग्स ही लगाता है। और वीज़ा ऑफिसर्स को भी यही देखना है कि एक्चुअल में इसने अपनी प्लानिंग की हुई है, इसने अपना होमवर्क किया हुआ है कि इसको जाना है तो कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितना रुकेगा, कितना पैसा स्पेंड कर रहा है वो। तो यही होता है वैसे। अच्छा आतिफ, कुछ चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट जो है वो चेक होते हैं, जैसे एजुकेशन का, या आपका जो आपकी जॉब है उसका, या आपकी जो बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, तो ये वेरीफाई करती है एम्बेसीज, कौंसल जनरल्स, या इसकी ज़रूरत नहीं होती, खाली लगाना ज़रूरी है? देखिए, बैंक स्टेटमेंट्स कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। बैंक्स के पास अगर आप जाएंगे, कोई भी जाएगा, और वो बोलेंगे कि इस NIC के अगेंस्ट आप उसकी इन्फॉर्मेशन दो, वो नहीं देगा। दैट्स अगेंस्ट रूल्स। यस, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो दे कैन कॉल योर एम्प्लॉयर और उनसे पूछ सकते हैं कि है भी जॉब करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल टर्की का बड़ा अच्छा केस है इसके लिए हमारा। अगर आप अप्लाई करते हैं टर्की वीज़ा के लिए, तो टर्की वाले आपको नेक्स्ट डे कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आप अच्छा जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब किस हवाले से, अच्छा तो आप करते क्या है, इसके अंदर बहुत पर्सनल सवाल पूछेंगे कभी कभी कि बंदा ट्रिक हो जाए, बता दे कि इसने गलत किया है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया था टर्की वीज़ा, आई एम ट्रैवल एजेंट, उनको पता था मैं ट्रैवल एजेंसी, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। दे कॉल्ड मी, दे सेड के वीज़ा खास के लग रहे हैं आजकल, अच्छा इमिग्रेशन आप करते हैं, मैंने बोला मैं इमिग्रेशन नहीं करता हूँ, मैं टूरिज़्म करता हूँ खाली। अच्छा तो मतलब उन्होंने मेरे काम के रिलेटेड सवाल पूछे ताकि इसको आइडिया हो कि इसने जब अप्लाई किया है तो उसको होना भी चाहिए कि एटलीस्ट वो गलत चीज़ नहीं बता रहा। तो येस दे वेरीफाई, बट नॉट टू दैट एक्सटेंड कि वो हर चीज़ जाके वेरीफाई करेंगे। डेली की थाउजेंड्स एप्लीकेशंस है, वो अगर थाउजेंड्स को एप्लीकेशंस को वेरीफाई करने बैठ गए तो आई डोंट थिंक किसी को भी वीज़ा मिलेगा इतनी जल्दी। अच्छा, ये भी फिर इम्पोर्टेंट है, जो लोग कहते हैं कि यार आपकी जो पर्सनैलिटी है, लेट से अगर कोई पर्सनल इंटरव्यू है तो पर्सनैलिटी गेज करते हैं कि यार बंदा जेन्युइन है या नहीं है, या इसमें अगर आप कहें कि यार पर्सनैलिटी गेज नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो चीज़ें हैं वो वेरीफाई हो रही होती है खाली? देखिए, पर्सनैलिटी तो आपकी तब वो देखेंगे जब आप पर्सनल इंटरव्यूज़ पे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ US वाले करता है खाली। तो US इंटरव्यू जब होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स देखते हैं, बंदा कितना डरा हुआ है, कितना सच बोल रहा है। ऑल्दो उनके पास हर इन्फॉर्मेशन है आपकी कि आपने कितनी दफ़ा US को गालियाँ दी है फेसबुक पे, उनके पास, क्योंकि आपकी वो सोशल मीडिया प्रोफाइल सब ले लेके बैठे हुए होते हैं। उन्होंने आपसे लिंक्स मांगी हुई कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कितनी हैं, वो आपके फॉर्म्स में बताना पड़ता है आपको। तो उन्होंने हर चीज़ वो देख के, उनके पास हर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो पर्सनल इंटरव्यू बुलाती है इसीलिए कि वो बंदे को जज कर सके और देख सके कि वो बंदा एक्चुअल में ऑनेस्ट ट्रैवलर है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो जाना चाह रहे तो अच्छे मकसद के लिए जाना चाह रहे जो उसने लिखा हुआ है, या तो वो वहाँ जाके ओवर स्टे करेगा।
या रुक जाएगा वहाँ पे, इमिग्रेशन अप्लाई करेगा, असाइलम लेगा, बहुत चीज़ें वहाँ पे रुकने के लिए। तो आतिफ, स्पेशली यूएस की बात हो रही है, अगर यूएस वीज़ा के लिए कोई ख़ास टिप्स आप बताएं। एज कितना कोई मैटर करती है कि यार आप कहें कि यार 60+ वाले जो अगर ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है, यंग अगर जाता है तो उसके लिए उसकी कोई टिप्स आप बताएं यूएस वीज़ा के लिए। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूएस वीज़ा एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट भी है और एक तरह से बहुत इजी भी है। Okay. इसमें नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, you just need to fill the form, pay the fees, get an appointment and go for the interview. आपने अपने यूएस जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसको कन्विंस करना है कि यू गोइंग देयर फॉर अ गुड रीजन एंड यू विल कम बैक टू योर ओन कंट्री। तो मैंने ऐसे भी केसेस सुने, लास्ट आई गेस 3 months अगो मैंने एक केस अप्लाई किया था। ही इज़ अनमैरिड, माई क्लाइंट, एंड ही इज़ डूइंग अ बिजनेस, रियल एस्टेट का काम है, कोई ऐसी सॉलिड जॉब भी नहीं है, सॉलिड बिजनेस भी नहीं है। आई अप्लाइड हिज वीज़ा। मैंने केस बनाया था कि 3 फ्रेंड्स हैं, एक यूएस में रहता है, एक का वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, एक ही अकेला रह गया था। Okay. और इनको एक रीयूनियन करने के लिए यूएस जाना है। इसने बोला भी वही जगह जाके और इंटरव्यू के अंदर, एंड ही गॉट द वीज़ा। मुझे ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कि उसको वीज़ा मिलेगा, बट ही गॉट द वीज़ा। ही आई गेस 25-26 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल एक सिनेरियो ऐसा बन गया था कि मुझे पता था इसको वीज़ा नहीं मिलेगा, ही इज़ अप्लाइंग, ही इज़ वेस्टिंग हिज मनी, ही गॉट द वीज़ा। एक ये भी केस है। एक और केस है, अ कपल हु, उनकी एज दे आर एक्चुअली 50-55 ईयर्स ओल्ड, उनका बेटा यूएस सिटीजन है, 6-7 दफ़ा यूएस वीज़ा लग चुका है। दे अप्लाइड एंड दे गॉट रिजेक्टेड, नो रीज़न वाई। सो ये दोनों केसेस अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं इन दी एंड ये देखता हूँ कि इट्स प्योर लक एज वेल, बट इट्स हाउ यू डू द इंटरव्यू। अगर आप खुद इंटरव्यू में जाके सच्चाई बताएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं और बी ऑनेस्ट, तो आपको वीज़ा देने से वो नहीं रोक सकते। आप मैं यकीन कर, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं अग्री करूंगा आतिफ। मैंने ज़ाती तौर पे मेरे यूके का भी वीज़ा, शेंजन वीज़ा भी लगे हैं। इंटरव्यू लेने अब लोग, मैं देखता हूँ कि 1-1 घंटा इंटरव्यू अंदर हो रहा है। मैं जाता हूँ, एक सवाल करते हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ठक, ख़त्म। मुझे हैरत होती है कि लोग कितना टाइम लेके सवाल जवाब होते क्या है अंदर। नॉर्मली यही होता है। फिर मैं इसी से अजम्पशन मेरी ये होती है कि यार वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं और ये देखते हैं कितना जेन्युइन है। यूएस का और यूके का फ़र्क क्या है यूज़र अपना, या वीज़ा टिप अगर मैं आपसे पूछूं कि यार यूके का अप्लाई करना है, यूएस का अप्लाई करना है, उसके टिप्स क्या हैं? देखिए यूके फ़र्क क्या है? वेरी टेक्निकल। यूके में आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता, इट्स ऑल थ्रू थर्ड पार्टी। वो आपको कॉन्सर्ट भी नहीं जाना उनके, आपने उनसे बातचीत भी नहीं करनी, इट्स ऑल थर्ड पार्टी। तो यू अप्लाई वीज़ा ऑनलाइन, अपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने ऑनलाइन, एंड देन यू पे द फी, यू गो फॉर बायोमेट्रिक एंड वेट फॉर द रिजल्ट। US is totally different. US में you fill the form online without any documents. UK में you have to upload and share all the documents, your bank statements, your personal चीज़ें, your tax returns, everything. But US में ऐसी चीज़ें नहीं है। US में you just need to fill the information कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके दोस्त कोई रहते हैं, आपका कोई ब्लड रिलेटिव रहता है यूएस के अंदर, तो वो चीज़ें मैटर करती है। तो और यूएस में ऑप्शन है कि यू गो फॉर एन पर्सनल इंटरव्यू, यू गो फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। आप बात करते लोग उनसे बात करते, वो आपको जो बताना है आप उनको बता सकते हैं। वाई डू यू नीड टू गो, भैया आप उनको रीज़न एक्चुअली बता दें। यूके में देयर इज़ नो इंटरव्यू, all related to your online application, your online documents, how well audited you are, how well prepared you are for the application. अच्छा, ये भी होता है एट टाइम, मैंने सुना है कि यार जो इंटरव्यू ले रहा है उसका मूड कैसा है। Yes, ये बहुत हमने केसेस सुने कि इंटरव्यू का मूड कैसा है। पहले तो यूएस के अंदर बहुत है कि आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या उर्दू में देना है, तो एक तो वैसे ही आपके दिमाग में होगा कि आप इंग्लिश चूज़ करेंगे कौन आएगा, उर्दू चूज़ करेंगे कौन आएगा। बट हाँ, ये मैटर करता है। बट एक और भी मिथ है कि यूएस पहले से डिसीजन बना लेता है कि इसको वीज़ा देना है, इसको नहीं देना, इंटरव्यू जैसा भी जाए। इट्स ऑल मिथ्स, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने आपको जैसे अपनी 2 एग्जांपल्स बताई है कि एक 24 साल का लड़का जो एक नॉर्मल बंदा है, जॉब भी नहीं करता, नॉर्मल रियल एस्टेट का काम करता है, उसका इंटरव्यू लग गया। 60 साल का बंदा अरबपति इंसान है, उसका बेटा यूएस नेशनल है, उसका वीज़ा नहीं लगा। तो इससे एग्जाम्पल से पता चलता है कि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर लक एज वेल एंड हाउ
well you are in the interview. Yes. अच्छा आतिफ, आपने अभी हम इंटरव्यू से पहले हम बैठे बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आप इमिग्रेशन में आप नहीं इन्वॉल्व होते इस तरह की। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यार इमिग्रेशन के लिए दो तीन जगह जा रहा है, यूएस के लिए या कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर उसके लिए कोई आपसे मैं कहूँ कि यार कोई टिप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि यार ये चीज़ें अगर की जाए तो इमिग्रेशन आसान हो जाती है, उस पर कोई टिप आप देना चाहें? Legal way is the only लीगल, thing. ओके। Legally if you are going somewhere तो परफेक्ट। अगर आप इलीगली जाते, इलीगली का मकसद है कि यू अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा, यू गो देयर। अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल 1 मंथ का है, आप 1 मंथ से ऊपर वहाँ पे रुक गए और आपने फिर अपना इमिग्रेशन फ़ाइल करी वहाँ पे, असाइलम फ़ाइल करा या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करा, जो भी, दैट्स इलीगल, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू डू। लीगली मूव करें या तो प्रॉपर कनाडा के थ्रू इमिग्रेशन, कनाडा इमिग्रेशन देता है, एवरीवन नोज के कनाडा की इमिग्रेशन इट्स नॉट इजी बट इट्स ईजियर देन अदर कंट्रीज। यस, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी टफ और यूएस लोग 12-15 साल तक वेट करते हैं यूएस इमिग्रेशन के लिए। एंड देन बस यही है कि लीगली आप जाएं हर जगह पे और ये नहीं करें। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत था पोर्चुगल, एवरीवन इज़ गोइंग टू यूरोप एंड वहाँ से पोर्चुगल मूव मैं भी ये सवाल पूछने वाला था कि आजकल ट्रेंड चल क्या रहा है? पीपल गो टू यूरोप वाया इटली, जर्मनी, वहाँ से वीज़े लगते हैं जहाँ से दे मूव टू यूरोप, वहाँ से पोर्चुगल मूव करते हैं, वहाँ पे लॉयर हायर करते हैं एंड दे अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन। ऐसे बहुत केसेस थे कि दे ओवर स्टेट लीगली कर रहे थे। देखिए इन्होंने लॉयर हायर करके प्रॉपर प्लान करके गए थे, इट वॉज लीगल, बट फिर भी उनका वे ऑफ गोइंग देयर वॉज रॉन्ग कि they went on a tourist visa to Europe Okay. and then they moved to Portugal, then they stayed there for the time being, जो भी था लीगली। तभी इसीलिए इटली का वीज़ा जब आप लगाते हैं तो इटली का वीज़ा जब आपके पेज पे लगता है, पोस्ट पेस्ट होता है, उसके ऑपोजिट पेज पे उन्होंने एक रिपोर्ट बैक की स्टैंप लगाई हुई है कैन यू व्हेन यू कम बैक टू पाकिस्तान, आप हमारे कॉन्सुलेट पे आएंगे और आप बताएंगे कि आप आ चुके हैं वापस और हम साइन करेंगे ताकि आप हमारे पास से क्लियर हो जाए। तो ये उन्होंने क्यों करा होगा, इसी रीज़न था कि लोग वापस नहीं आते, लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। अच्छा आतिफ, एक और सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आजकल के हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है यूएई के वीज़ा की रिजेक्शन, उसके रीजंस क्या हैं और उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? देखिए यूएई का वीज़ा, अगर जब मैंने स्टार्टेड बिजनेस 7-8 ईयर्स अगो, तो सबसे इजी वीज़ा था। एक घंटे में 2-2 घंटे में वीज़ाज आते थे, सबको लगता था इट्स वेरी इजी, बट अब जाके इट्स आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा। वाई? बिकॉज ये हमारे कारनामे हैं, हमने चीज़ें करी है कि वी गो देयर फॉर 1 मंथ और हम वापस आ रहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ओवर स्टे करके। तो यूएई ने इन द एंड ये करा है कि नो person who is 45, a person who is 45 years old basically can get the visa only, basically 45 plus only, then you can get the visa. या फिर if you're traveling with a family, with your wife, your daughters or sons, so सिर्फ उस टाइम पे आपको वीज़ा लग सकता है, वरना अभी वीज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, पीपल आर गेटिंग रिजेक्टेड, लोग पैसे ज़ाया जा रहे हैं और बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ जो आई थी वो ये कि यार एक स्पेसिफिक जो रीजन्स हैं वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, जी। उसके वो क्या खबर थी? इट्स ट्रू, ऐसे स्कर्दू, देखिए कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, 10 से 12 सिटीज़ उसमें आती है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि सक्खर के लोगों के वीज़े लगे भी हैं। तो वही है एक बड़ी अगर आप देखा जाए तो इट्स वेरी, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कि अगर आप अप्लाई करते वीज़ा, इफ़ यू हैव अ बियर्ड, इफ़ यू क्लीन शेव्ड, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। इफ़ यू हैव अ बियर्ड तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम कंट्री, आपकी बियर्ड है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्राइटेरिया है ये? जी, कि मुस्लिम कंट्री बियर्ड है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट, यस। तो ऐसे भी लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ जिन्होंने बियर्ड रखी हुई है, जब वीज़ा अप्लाई करने देते हैं तो वो अपनी वो वाली पिक्चर देते हैं जिसमें उनकी बियर्ड नहीं है और उस पर ट्रैवल करते हैं मजबूरन, क्योंकि उनका वीज़ा लग ही नहीं सकता। अच्छा, उम्रा और हज पैकेजेस भी आप करते हैं, उसके मुतालिक ज़रा बताइएगा कि उसका क्या प्रोसीजर है उम्रा और हज के लिए?
देखिए हज इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम। हज में आई थिंक साल में 1 महीना ही होता है जिसमें आप काम करते हैं। ओके। उम्रा इट्स 11 मंथ्स का उम्रा होता है। तो आई मोस्टली डील इन उम्रास। ओके। उम्रास आर वेरी डिफरेंट बट वेरी इजी एज वेल टू डू। उम्रास करना बेसिकली दिस कॉल्ड अ बजट उम्रा। जैसे आपने बोला था बजट ट्रैवलिंग, हम्म। बजट उम्रा अगर आपके पास 2 लाख रुपये भी हो उम्र पे जा सकते हैं। बट उम्रे में यही है कि जितना आप स्पेंड करेंगे उतना उम्र आपका अच्छा होगा। उम्र अच्छा कैसे हो सकता है? फ़्लाइट्स तो वही लेनी है आपने, ऐसी है। वीज़ा वही लगेगा। बेसिकली उम्रे में यू हैव टू स्पेंड ऑन योर ट्रांसपोर्ट, यू कम्यूट बिटवीन मक्का मदीना जिद्दा मक्का। इफ़ यू डू इट प्राइवेटली तो यू विल पे 500-400 रियाल्स। इफ़ यू डू इट ऑन अ बस, और वही जर्नी जो 4 घंटे की आप 7-8 घंटे में करेंगे ऑन अ बस, तो वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी। अगर प्राइवेटली करेंगे सस्ता हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर हरम के करीब होटल चाहिए, फॉर एग्जांपल 0 मीटर्स कहते हैं उनको, जो मक्के में अगर आप क्लॉक टावर अबराजुल बैत कहते हैं उस बिल्डिंग को, या बराबर में मक्का टावर है, जबल उमर बना हुआ है, आपने उधर होटल्स चाहिए जो 5 स्टार भी है और करीब भी है, तो वो कम से कम भी 50,000 पर नाइट पे होटल्स मिलती है। और इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, अपनी क्वालिटी होटल्स की ओके। गिरा देंगे और आप एटलीस्ट 700 मीटर्स पे वॉक पे चले जाएंगे, तो वही होटल्स आपको 10-15 हज़ार पर नाइट भी मिल जाएंगी। इसी तरीके से आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है 5 स्टार होटल्स, बट वो हरम से बहुत दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, ओके। तो वो शटल्स चलाती 24/7 टू द हरम। तो यही तरीका है कि अगर आप थोड़ा बजट भी जाना चाहते हैं बजट पे, और अगर आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है अपनी, तो आप उन 5 स्टार होटल्स पे रुके, दूर रुके, आप शटल्स लेके वापस आएँ हरम, और 24/7 शटल्स वर्क करती है, लोग जा रहे हैं, पीपल आर। वही चीज़ जो आप 50,000 फ्रंट पे लेके रहते हैं, वहाँ पे 10,000 में मिल जाती है आपको 5 स्टार। अच्छा आतिफ, कितना फ़र्क पड़ा है उम्रा और उम्रा, ज़ाहिर है चूँकि आपका बेसिक फोटे जो है वो तो उम्रा ही है। कितना फ़र्क पड़ा है, लोगों का ट्रैवल ज़्यादा हो गया है, उम्रे की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है पहले से निस्बत, और कितना दिखावा करते हैं कि यार हमें पैकेजेस बहुत अच्छे चाहिए, मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, ऐसा है? देखिए मुकाबलेबाजी तो है, दिखावा तो है बहुत। ये मैंने इस इंडस्ट्री में रह के देखा है कि वो मेरा जानने वाला है, उस होटल में गया था, मुझे उसी में चाहिए, तो ये तो चीज़ है। बट रुझान बहुत बढ़ चुका है। उम्रे का सीज़न पहले हम कहते थे रबीउल अव्वल में आएगा, फिर रमज़ान का, फिर दिसंबर है। अब उम्रा 11 महीने रश है। 11 महीने में से कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ पे रश नहीं हो आपके उम्रे पर। उसकी रीज़न ये है कि लोग चाहते हैं कि वो एक रिलीजियस उस पे जाए, और इट्स वेरी इजी राइट नाउ टू गो ऑन उम्रा। और बहुत इन्होंने सऊदीज़ ने बहुत इजी प्रोसेस भी कर दिया है कि वीज़ा 2 घंटे में आ जाएगा आपका, आपको कोई महरम की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ फीमेल इज़ ट्रेवलिंग अलोन, हम्म। तो उसको किसी महरम की ज़रूरत नहीं है। पहले ये भी था कि 40+ मेल कैन ट्रैवल ओनली, अब ये भी नहीं है। इफ़ यू आर 18 years old, अगर आपको दिल कर रहा है, आपको अल्लाह के घर जाना है, आपको उम्रे पे जाना है, तो यू कैन गो अलोन। 18 साल का बच्चा भी उम्रे पे जा सकता है, 18 साल की लड़की भी उम्रे पे जा सकती है अकेले। अच्छा। तो मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत ऐसे लोग आए थे, तो दे स्टूडेंट 22-23 साल के, उनको दिल था उम्रे पे जाना है, दे वेंट फॉर उम्रा अलोन। ये पहले ट्रेंड नहीं था। पहले लोग फैमिली से आते, अब्बा लेके जाते थे उम्रे पे, लेके जा रहे साल में, 2 साल में, 3 साल में एक दफ़ा। अब ये नहीं रहा। अब ये था कि 18 साल का बच्चा भी इतना शऊर हासिल कर चुका है कि वो उसको अकेले। अकेले उम्रे पे जाना है, और वो अल्लाह के घर जाना चाहता है। क्या एयर ट्रैवल हैक्स, उस पर कुछ रोशनी डालें आप। लेकिन ट्रैवल हैक्स यही है कि इट्स अ वेरी बेसिकली, अगर आप देखें तो आपने हर जगह के अंदर पॉइंट सिस्टम्स होते हैं। ओके। एमिरेट्स की आप टिकट बुक करते हैं, हर जगह की मेम्बरशिप्स बनती है, स्काईवर्ड्स मिलते हैं, स्काईवर्ड कार्ड होता है आपका, स्काईवर्ड, बिल्कुल। आपने वो ज़रूर बनाना है। देन एक बहुत अच्छा गूगल फ़्लाइट्स ने ऑप्शन निकाला हुआ है, इफ़ यू ट्रैवलिंग, और आप गूगल फ़्लाइट्स को बता दें कि आपने इस डेट पे इस जगह पे जाना है, तो वो आप अगर आप उसको बता दें कि आपने चीपेस्ट टिकट जब आ जाए तो आप मुझको अलर्ट कर दें, तो गूगल फ़्लाइट्स आपको अलर्ट कर देगा कि आपकी टिकट 1.5 लाख रुपए की थी, आज इस टाइम पे वो लाख रुपए की हो गई, फ़ौरन बुक कर लो आप। ओके। तो ये लोगों को पता नहीं होता, बट ये चीज़ है कि गूगल फ़्लाइट्स आपको बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों पे। पॉइंट सिस्टम बहुत हेल्प करते हैं आपको। आप अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, booking.com यूज़ करें, कोई मसला नहीं, अगोडा यूज़ करें, उन सब की मेंबरशिप्स हासिल करें, पॉइंट सिस्टम्स यूज़ करें, एंड कोशिश करें रात को टिकट बुक करें अपनी। ओके। 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 रात को हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से रात को फेयर्स कम हो जाते हैं।
कभी कभी फ्लक्चुएशंस आती है और अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस होती है टिकट्स में। ऐसा भी होता है कि कोई टिकट हमने 1 लाख फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की बुक की, रात को वही टिकट 1.5 लाख रुपए की हो गई, तो मेजर चंक आपका चले जाता है उसमें। तो फ्लक्चुएशंस बहुत है, इट्स ऑल स्टॉक मार्केट जैसे अप डाउन फ्रीक्वेंटली सेकंड्स में होते हैं, ऐसी टिकट्स की भी मार्केट है। डिमांड सप्लाई चलता रहता है। तो ये जो आप कह रहे हैं रात में टिकट बुक करें, ऑनलाइन अगर आपने बुक करना है उसी की बात करें आप ना, ओके। और अगर आपके थ्रू बुक कर रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर तो उसमें ऑफ कोर्स वो आपका एजेंट अगर आपके साथ लॉयल है तो वो बता देगा कि आपकी टिकट सस्ती हो गई है और अब आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। अच्छा आतिफ, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है ट्रैवल इंश्योरेंस का। हमारे यहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसी होती है जैसे बिल के पीछे जो हिदायत लिखी होती है हम पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता क्या ट्रैवल इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रैवल करने के लिए। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ट्रैवल जब करता है बंदा एंड इफ़ ही इज़ एजड, इफ शी इज़ एजड अबव 50, तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक बड़ा अच्छा मेरे पास एक इसका वो है कि आई वेंट टू थाईलैंड विद माई फ्रेंड्स। एक वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट इंजर्ड, तो वो इंजर्ड किस तरीके से हुआ था वो बता नहीं सकता, बट इंजर्ड हो गया था, उसका एक कंधा उतर गया था अपना। तो मैं पर्सनली उसको खुद बताया, मैं एक हॉस्पिटल में लेके गया और मैंने उसका इलाज कराया। तो मुझे याद है उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को पाकिस्तानी 15-20 हज़ार रुपये चले गए थे, जो मेरे पास एक ही अमाउंट पड़ी। तो बाहर मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ऐसे। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरे पास अगर इंश्योरेंस होता तो मैं यहाँ पे आके क्लेम कर सकता था। एक और चीज़, इफ़ यू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ास, टर्की वीज़ास, और इसके अलावा भी और कोई बहुत सी वीज़ा है जो इंश्योरेंस मैंडेटरी करते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेनी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। लोग लेते हैं लेकिन उस पर अबाइड नहीं करते, उस पर फॉलो नहीं करते, उसको उनको पता ही नहीं होता वो किस चीज़ के लिए। अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं, इवन दो आपका पासपोर्ट तक गुम जाता है उसकी भी इंश्योरेंस है आपके पास, आपका बैग तक गुम गया है उसकी भी इंश्योरेंस है। लोग कहते हैं मेडिकल के अलावा आपका फ़्लाइट डिले हुई है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, उसकी तक इंश्योरेंस होती है। लोग फॉलो करते हैं इसको? नहीं करते, हमारे में ट्रेंड है ही नहीं। वजह क्या है उसकी? एजुकेशन ओके ओके। एंड लैक ऑफ आई थिंक गुड इंश्योरेंस कंपनी के दे डोंट रियली केयर के वो दे विल, अगर आप केस फाइल भी करेंगे अपना कि हमारे साथ ये हुआ है, आपको इतना उलझा देंगे वो लोग, इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे आपसे कि आप इन दी एंड बोलोगे मुझे नहीं पैसे चाहिए तो छोड़ दो भाई। अच्छा आतिफ, ट्रैवल जब आदमी करता है, ज़ाहिर है किसी मुल्क में जा रहा है, पाकिस्तान से पहली दफ़ा अगर आप जा रहे हैं, लेट से आप यूरोप जा रहे हैं या आप इस तरह के एरियाज़ के अंदर के जहाँ आपको ये पता है कि यार वहाँ का कल्चर और आपका कल्चर डिफरेंट है, तो जो ट्रैवल एटिकेट्स हैं वो किस हद तक जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं? पैसेंजर पूछते हैं आपसे या आप उनको बताते हैं कि यार उधर जा रहे हैं आप थोड़ा एहतियात कीजिएगा? देखिए मेरी एजेंसी की मैं बोलता हूँ SOPs, या मैं बोलता हूँ SOP क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी ट्रैवल एजेंसी की USP जो है ना, बेसिकली हम उनको एज अ क्लाइंट डील नहीं करते। हम चाहते वो हमारा कुलीग है या हमारा फ्रेंड है जो जा रहा है घूमने के लिए, उसको प्रॉपर्ली गाइड करे। टर्की के अंदर बहुत स्कैम्स होते हैं, इस्तक्लाल स्ट्रीट पे जाएंगे, दे विल आपको हिप्नोटाइज करेंगे और आपके जेब से पैसे निकाल लेंगे। तो हम उनको बताते हैं ये चीज़ें कि एटलीस्ट कोई आपके पास आ रहा हो और आपसे बगैर काम के बात करना चाह रहा हूँ तो अवॉइड। अगर कोई आ रहा है आपके पास आपके जूते पॉलिश करने के लिए, वहाँ पे टर्की की बात करो, अवॉइड देम। टैक्सीज़ के अंदर बहुत स्कैम्स है कि वो आपको इतना घुमा के जाएंगे, आपका बिल बना देंगे। मतलब बहुत चीज़ें वहाँ पे हम ऑलरेडी क्योंकि हम खुद घूम के भी आए हुए, हमारे पास एक्सपीरियंसेस भी है लोगों के, तो हम उनको बताते हैं कि एटलीस्ट फॉलो दैट, इस तरीके से लेके चलें और स्कैम से बचे स्पेशली, और जो रूल्स है उसको फॉलो करें। दुबई के मेट्रो में च्युइंगम्स ना खाएंगे आपका ही नुकसान है, आपको ही फाइन भरना है। ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, दे ईट, और बाद में जाके उनको फाइन लगता है, दे लेट अस नो एंड वी कांट डू एनीथिंग। पीपल ट्रैवल टू दुबई एज वेल, और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं इंटरनेशनल, बट ड्राइव दे रैशनली, उसके बाद फाइन्स लगते हैं। आई नो अ गाय जिसको 1500 दिरहम का फ़ाइन लगा था फॉर नॉट ओवर स्पीडिंग, अंडर स्पीड। वो एक ऐसे रोड पे जा रहा था जब वो हल्के चला रहा था गाड़ी, उसको फ़ाइन लगा था। कैन यू इमेजिन, इतने भी फाइन्स होते हैं यहाँ पे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे फाइन्स होंगे। भाई लाइक जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में आप बबल गम च्युइंगम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। वहाँ अलाउ नहीं है, बेचना भी अलाउ नहीं है,
तो लोग पूछते हैं या आपकी एसओपी Of course, जितना या हम यूएसपी बता आपकी हम अपना जितना बता सकते हैं लोगों को, जितने बताते हैं experience आप? हम बिल्कुल बताते हैं। और मैं इसीलिए इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है मैं प्रॉस्पर करता हूँ कि मैं बहुत पर्सनल पर्सनली मैं क्लाइंट के साथ डील करता हूँ, खुद उनको बताता हूँ ये चीज़ है। इवन हम इतना तक बताते हैं कि अगर आप इस स्ट्रीट पे आप रुके हुए, इसके बराबर में एक रेस्टोरेंट है, उधर जाके खाना खाइएगा। आप इधर से इधर जाएंगे, आपको इस जगह पे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। आप हमसे बुक नहीं कराए होटल्स, अपने वहाँ पे जो टूर्स है हमसे बुक करा के नहीं जाए, वहाँ पे जाए, वहाँ पे इस बंदे से बुक कराइए, आपको सस्ता पड़ेगा। बिकॉज वी के बंदे के पैसे बचे तो वो अच्छी बात है, ना कि वो हमें पैसे डबल देके जाए। हाँ, फिर आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है, पता है कि यार ये इसने मुझे बताया सब चीज़ें। मैं हाँ, वी डोंट रन आफ्टर मनी ऑनेस्टली, वी केयर के अगर उसके पैसे बच रहे हो तो वो हमारे ही पैसे बच रहे हैं। अच्छा आतिफ, कोविड की जो है वो कोविड की अभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैवल के अंदर या अब नो खत्म हो गई? रिस्ट्रिक्शंस, ऑल ओवर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अब कुछ भी नहीं है कुछ उसमें। भी नहीं, नो रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की, तो उसमें ज़रा आप थोड़ा सा आपने एक दो केसेस बताए भी, वो ज़रा शेयर करें कि वो क्या एक्सपीरियंसेस थे आप? देखिए, वैसे तो बहुत सैकड़ों एक्सपीरियंसेस है हमारे पास, लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा है वो यही है कि अभी रिसेंटली ही हुआ है। एक बंदे ने कांटेक्ट किया हमसे कि हमें बाकू जाना है इस्लामाबाद से, अर्जेंट वीज़ा, 3 घंटे में वीज़ा निकाला मैंने उसका, एंड उसको हमने आज़रबाईजान एयर पे बुक करके दिया, होटल्स बुक कराई, वीज़ा निकाले, इवन एयरपोर्ट ट्रांसफर्स तक बुक करके दिए। जब बुक कर दिया हमने तो 4 अगस्त की उसकी फ़्लाइट थी, उसने हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जो भी उसकी कॉस्ट थी। तो 5 अगस्त को या 6 अगस्त को, आज 6 अगस्त, उसने मुझे मैसेज किया सुबह, और हमने उससे पूछा कैसे जा रहा है ट्रिप, तो ही सेड के हम तो गई, हमने फ़्लाइट मिस कर दी। मतलब क्यों मिस कर दी? कहते हैं हमें बहुत पैसा है, हमारी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं जा रहे, बहुत अमीर हैं हम। मतलब आप करते क्या हो? कहता है मैं यूट्यूबर हूँ और मैं गेमिंग करता हूँ यूट्यूब पे। मतलब ओके, तो मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। फिर एक और केस है मेरे साथ, बड़ा फ़नी भी केस है, और आई फील के एजुकेशन का मसला है कि एक टर्की वीज़ा अप्लाई करते हैं, ओके। टर्की वीज़ा यहाँ पे स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक ऑफिस से जाके अप्लाई करते हैं, उनके ऑफिशियल ऑथोराइज एजेंट्स बैठे हुए। तो एक बंदे ने वीज़ा अप्लाई करवाया, डॉक्यूमेंटेशन करी हमने, डॉक्यूमेंटेशन कर दी, उसने वीज़ा जाके अप्लाई कर दिया। जब वो वीज़ा लेने गया पासपोर्ट अपना, उसने पासपोर्ट खोल के देखा ही नहीं। वो पासपोर्ट लेके आया, अपनी कबर्ड पे रख दिया उसने पासपोर्ट। नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद उसने मुझे बोला मेरा ट्रैवल बना है, मुझे टर्की जाना है और साथ साथ दुबई भी जाना है, दुबई का वीज़ा था उसके पास। तो एमिरेट्स की टिकट हमने बुक की उसकी, और उसकी टिकट बुक कर दी, वो एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पे जब एयरलाइन वाले पूछते हैं कि वीज़ा दिखाओ, तो उससे बोले पासपोर्ट पे होगा वीज़ा, पासपोर्ट खोला, वीज़ा ही नहीं। तो ही कॉल्ड मी, बोला वीज़ा किधर है? मैंने बोला होगा स्टिकर, मतलब वीज़ा तो नहीं है, आखिरी पेज पे स्टैंप लगी हुई है खाली। मैं बोला आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, आपने देखा ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे कि अब सोच नहीं सकते लोग कैसे कैसे चीज़ें ला के देते हैं, हमें बताते कि। और इस काम का एक वो भी है, चार्म भी है कि यू लर्न एवरी डे, you learn new things every day, you interact with different people every day, you learn new things, new countries, new destinations, और डिफरेंट लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनकी इंसाइट जानने का मौका मिलता है हमें। और कितना स्पेंड करें, पीपल से कि पाकिस्तानी सिवा पैसा नहीं है, बट आई पर्सनली थिंक जितना पैसा पाकिस्तानी ट्रैवलिंग पे स्पेंड करता है ना, इतना आई डोंट थिंक कोई करता होगा। हमने देखा होगा गोरा टिकट बुक करेगा, एक बैग उठाएगा और वो चले जाएगा पूरी जर्नी पे, 1-2 महीने बाद आएगा, और वो अपने पैसे 100 10 20 डॉलर की होटल पे रुकेगा बैक पैकर्स की तरह, और हम जाएंगे तो हम 500-600 डॉलर की होटल्स पे रुकेंगे पर नाइट पे। तो पाकिस्तानी बहुत स्पेंड करते हैं पैसा। अच्छा, डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि हमने इसके ऊपर बात करनी है, डोमेस्टिक टूरिज्म जो है उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? डोमेस्टिक टूरिज्म इम्प्रूव हो रहा है, बट उस लिहाज से नहीं जितना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बाई रोड ट्रैवल करना है, इट्स वेरी हेक्टिक, फैमिलीज़ के साथ लोग करते हैं। बट ये कि अब ये बहुत अच्छी बात है, कराची से स्कर्दू फ़्लाइट जाती है डायरेक्ट, ओके। तो डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम कराची टू स्कर्दू, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता फ़्लाइट डायरेक्टली। अगर आप रिटर्न टिकट देखते तो इट्स अराउंड 90,000 रुपीज़, एंड अगर वहाँ पे स्पेंड करेंगे वही आपके पर पर्सन 2 लाख 2.25 लाख रुपये चले जाएंगे ऑन अ डोमेस्टिक टूरिज्म प्लेस। अब स्कर्दू जाते हैं अगर, फ़्लाइट कैंसिलेशंस बड़ी बहुत ज़्यादा है उधर, वेदर इश्यूज़ भी है, और हमारा
जो ऑपरेटर है PIA, वो सिर्फ एक ही ऑपरेटर है वहाँ पे ऑपरेट करता है। अब एयरब्लू आ गया है, एयरब्लू आ गया। बट स्टिल PIA का मेजर चंक है गिलगित इस्लामाबाद की फ़्लाइट। गिलगित इस्लामाबाद फ़्लाइट जाती नहीं है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक फ़्लाइट जा रही है। तो अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? अभी रिसेंटली केस हुआ हमारे साथ, बड़े अजीज़ हैं हमारे, वो ग्रुप पे गए, वहाँ पे गए थे स्कर्दू। स्कर्दू की फ़्लाइट थी, स्कर्दू गए, 2-3 रातें स्कर्दू रुके, मूव टू हुंज़ा, हुंज़ा से फिर अताबाद पे गए, अताबाद से रुक के इन दी एंड हमने बोला गिलगित रुकवाएंगे एक रात, और फिर गिलगित से इस्लामाबाद रुकवा के फ़्लाइट लेके वापस दे विल कम बैक टू इस्लामाबाद, और खुशी खुशी आ जाएंगे। फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई PIA की, हम बड़े खुश कि इस दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, बड़ा सुकून से पैकेज हो जाएगा हमारा, ऑल गुड। एयरपोर्ट पे गए तो एयरपोर्ट वाला अंदर जाने नहीं दे रहा गिलगित एयरपोर्ट। क्या मसला है? जब तक इस्लामाबाद से फ़्लाइट गिलगित नहीं आएगी तो हम बोर्डिंग नहीं खोलेंगे आपकी। ठीक है, इस्लामाबाद फ़्लाइट थी सुबह 10 बजे की, नहीं 11 बजे की फ़्लाइट थी, फ़्लाइट हो गई थी 2:45 बजे की। फ़्लाइट 2:30 बजे तक इस्लामाबाद से गिलगित नहीं गई। मैंने कॉल की PIA पे, मतलब फ़्लाइट कैंसिल नहीं करी हमने अभी तक, लेकिन अगर आधे घंटे में कैंसिल नहीं हुई तो आप समझ जाइएगा नहीं जा रही फ़्लाइट। इन दी एंड फ़्लाइट कैंसिल हुई, और उस टाइम पे नारान में लैंडस्लाइडिंग हो गई, तो नारान वाला रास्ता बंद हो गया। अब वो 14 लोग जिन्होंने दो तकरीबन 2-3 मिलियन स्पेंड किया है, जो 5 स्टार होटल्स में रुके थे स्कर्दू के अंदर, हुंजा के अंदर, लेक्सिस हुंजा में रुके आए, वो ऑल द वे चले गिलगित से, वो चिलास गए, चिलास से बिशाम गए, बिशाम से इस्लामाबाद गए। तो उन्होंने अपना ट्रैवल जर्नी कुछ 15-16 घंटे का ट्रिप एक ही रात में, एक ही लेग में कराया, क्योंकि जब नारान का रास्ता बंद हो गया तो सब चिलास वाले रास्ते पे गए। चिलास में होटल्स नहीं मिल रहे अगर आपको स्टॉप ओवर करना है, बिशाम में होटल्स नहीं मिल रहे, मानसेरा में होटल्स नहीं मिल रहे, तो मजबूरन उनको होटल्स नहीं मिले, इंडियन जाके इस्लामाबाद पहुंचे सुबह 7 बजे। तो वो दोपहर 2 बजे के निकले हुए गिलगित से, होटल से सुबह 11 बजे के निकले हुए थे एयरपोर्ट के लिए। तो समझे सुबह 11 बजे का टूर स्टार्ट किया था और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे पहुंचे इस्लामाबाद। तो 30 लाख खर्च करने के बावजूद उन्होंने इतनी ख्वारी पाली है। तो यही है कि अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, होनी चाहिए इस चीज़ों में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा हमारा, एयरपोर्ट्स अच्छे हो जाएंगे और रोड कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए, और ऑपरेटर्स आ जाए हमारे, एटलीस्ट फ़्लाइट ऑपरेट और करें इन डेस्टिनेशंस में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नाजरीन, ये थे आतिफ नाथानी, यंग, एनर्जेटिक, विजनरी। आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आतिफ, थैंक यू वेरी मच।